हाँ जी, आज हम लोग आहार नाल से शुरू करेंगे। कल हम आप लोग को मुख गुहा के बारे में पूरा बता चुके थे। मुख गुहा में बताए थे आप लोग को दांत, इसके अलावा बताए थे जीभ, इसके बाद बताए थे यौला के बारे में बताए थे, ठीक है। उसके बाद बताए थे लार ग्रंथि के बारे में बताए थे। नहीं, शायद लार ग्रंथि छूट रहा है ना, लार ग्रंथि छूट रहा है। आज इसको टॉपिक पूरा करते हैं, लार ग्रंथि के टॉपिक को पूरा करेंगे। चलिए आहार नाल देखिए कल हम आपको बताए थे कि मनुष्य शाकाहार है कि मांसाहार है। तो पहला हम देखे थे दांत से, है ना। तो देखिए मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है, इसमें एक किनाइन दांत भी होता है। इसका काम होता है फाड़ना। तो देखा जाए तो जिसमें ये दांत बड़ा होता है उसका मतलब है कि वो मांसाहारी है। ये दांत होता है केनाइन। ये दांत होता है इंसाइजर। कल भी बताए थे, कल के वीडियो में, ये इंसाइजर है और ये केनाइन है। इसके बाद होता है प्रीमोलर और इसके बाद होता है मोलर। दूसरा, मनुष्य स्वभाव से है कि शाकाहार है अथवा मांसाहार है। तो ये बतलाता है आंख। अगर आहार नाल बड़ा हुआ तो शाकाहारी होगा। शाकाहारियों का आहार नाल बड़ा होता है, किसके बनस्पत? मांसाहारियों के। ये मांसाहारी का आहार नाल है और यह शाकाहारी का आहार नाल है। सेम साइज का 2 जानवर है, सेम साइज का। तो एक में आहार नाल क्या होगा? बड़ा होगा और एक में आहार नाल छोटा होगा। यह है शाकाहारी का आहार नाल और यह है मांसाहारी का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल कितना फीट का होता है? तो लगभग 33 फीट का होता है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम है मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, नहीं, अपेक्षाकृत कम है। होना चाहिए था जितना मनुष्य का हाइट है ना, उस हिसाब से मनुष्य का आहार नाल लगभग 40 फीट का होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं है। मनुष्य का है ना आहार नाल कितना फीट का है? 33 फीट का है, लगभग 33। इसमें भी देखो ना यार, बहुत सारा 3 लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 3 ही लिखा हुआ है। याद रखना 33 यहाँ से, कि मनुष्य का आहार नाल कितना फीट का है? 33 फीट का है, जो अपेक्षाकृत छोटा है। एक चीज और देख लेना, शेर का आहार नाल और एक खरगोश का आहार नाल देखिए, दोनों साइड में कितना बड़ा है। एक खरगोश इसके सामने इतना बड़ा होगा, ये शेर है। अगर शेर है तो खरगोश एकदम छोटा होगा इसके सामने। लेकिन आहार नाल की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो जितना एक शेर का आहार नाल होता है उतना ही आहार नाल किसका होता है? लंबा खरगोश का होता है। दोनों का आहार नाल की लंबाई बराबर होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको सेलुलोज को पचाना है, ठीक है। खरगोश को सेलुलोज को पचाना है। यानी तो यहाँ पे हम यही सीखे कि शाकाहार का आहार नाल की लंबाई बड़ा होता है, जबकि मांसाहार की आहार लंबाई छोटा होता है। तो मनुष्य का देख लीजिए क्या है। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई लगभग 33 फीट का है, जो कि अपेक्षाकृत छोटा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मनुष्य जो है स्वभाव से मांसाहारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? आहार नाल में ही संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अगर इसको फीट में करें तो कितना? लगभग 30 से 32-33 फीट, है ना। अगर मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर होती है। कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। होना कितना चाहिए था? 40 फीट का होना चाहिए था। 40 फीट से 45 फीट होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। कितना है? 30 से 32-33, यही आहार नाल की लंबाई होती है। देखिए पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा पर प्रारंभ होती है और गुदा पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मुख गुहा यहाँ पे शुरू होती है और पाचन की क्रिया यहाँ पे गुदा पर समाप्त हो जाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आंत। सबसे चौड़ा हिस्सा क्या हो गया? अमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा क्या हो गया? अमाशय। और सबसे लंबा हिस्सा क्या होगा? बड़ी आंत और छोटी आंत मिला के आंत ही कहा जाता है। तो सबसे बड़ी हिस्सा होगी आंत, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मांसाहारियों में आहार नाल छोटी होती है, परंतु शाकाहार में आहार नाल की लंबाई बड़ी होती है। जैसे खरगोश तथा बाघ का आहार नाल की लंबाई बराबर होता है। आहार नाल की भित्ति संरचनात्मक दृष्टि से कितने स्तर में बटा होता है? 4 स्तर में बटा होता है, ठीक है।
देखिए ये है आपका म्यूकोसा। ये आपको नजर जो आ रहा है अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये म्यूकोसा है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उस सब म्यूकोसा है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, जो आपका आहार नाल की भित्ति जो है ना, ठीक है, वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर में देखिएगा तो इस तरह से अंगुली नुमा आकृति बहुत सारा आपको मिलेगा। इसको कहा जाता है उर्धत। ठीक है, तो जनरली इस पार्ट को कहा क्या जाता है, तो इस पार्ट को कहा जाता है म्यूकोसा। इसी म्यूकोसा में पाया जाता है उर्धत। इसको कहते हैं झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं झिल्ली। झिल्ली तो देखिए कितने परत होती है, ये आहार नाल है ना। तो सबसे अंदर वाला ही परत हुआ, इसको कहते हैं म्यूकोसा। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट हुआ, उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा। इसको क्या कहा जाता है? इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट को कहा जाता है सब म्यूकोसा। ठीक है, एक्सटर्ना तीसरा भाग हो गया ये एक्सटर्ना, और चौथा भाग ये है सरोसा। इन तीनों के बारे में तो नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला पार्ट से। ये वाला कौन सा पार्ट है? तो ये वाला पार्ट है आपका म्यूकोसा। म्यूकोसा तो अब म्यूकोसा का थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए। ये म्यूकोसा के अंदर कुछ इस तरह की आकृति होती है, अंगुलुनीमा बहुत सारी आकृति है। इसी को कहते हैं झिल्ली या उर्धत, इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें गॉलब्लेट ग्रंथि पाई जाती है। गॉबलेट ग्रंथि पाई जाती है। गॉबलेट ग्रंथि से होता क्या है? बहुत ही चिकना पदार्थ निकलता है, इसको कहते हैं सलेस्मा। क्या? सलेस्मा। सलेस्मा का स्राव होता है, एकदम चिकना होता है। जब इसका स्राव होता है तो भोजन को एकदम चिकना कर देता है और आराम से यहां से यहां आमाशय तक ये पहुंच जाता है। अगर सोचिए जरा, अगर सलेस्मा का स्राव ना हो तो बस वही है कि सामने एक पानी का गिलास लेके बैठिए और एक निवाला लीजिए, फिर पानी पीजिए, और आपको अंदर लेने में काफी कठिनाई होगी, है ना। तो देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बिल्ली का ये इसका आकृति दिखा रहा है, बड़ा करके दिखाया, जूम करके दिखाया गया। अब इसके बारे में देख लीजिए, इसी में लाखों अंगुलिनीमा आकृति पाई जाती है, जिसे अंकुल कहा जाता है। अंकुल को इंग्लिश में कहा जाता है भिल्ली कहते हैं, या फिर उर्धत भी कहते हैं। उर्धत भी कहते हैं। ये पोषक तत्वों का अवशोषण कर रक्त में मिला लेता है। कौन? यही पोषक तत्वों का जो भी आपका पचा भोजन, उसको किस में इसी के द्वारा अवशोषित करके कहां पे मिला लेती है? रक्त में मिला लेती है। इसी म्यूकोसा में क्या होता है? गॉबलेट ग्रंथि पाई जाती है, जो सलेस्मा का स्राव करती है। सलेस्मा एकदम चिकना होता है, भोजन में चिकनाहट लेके आता है ना, जो स्नेहक एवं रक्षण का काम करती है तथा उपकला सत्ता को नष्ट होने से बचाता है और पचने से सुरक्षित रखती है। ये कहां पाया जाता है? ये आपका पूरा आहार नाल में पाया जाता है, पूरा आहार नाल में। यानी कि आप कह सकते हैं कहां से कहां तक का, यहां से जो शुरू हुआ ये पूरा आहार नाल में ये पाया जाता है। ये पूरा आहार नाल में पाया जाता है भिल्ली। इससे क्या निकलता है? सलेस्मा निकलता है, जो भोजन को, है ना। एक तो हुआ कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, आप HCl का नाम सुने होंगे, जो आमाशय में निकलता है। तो HCl अगर चाहा तो आपका आमाशय को भी गला सकता है। अगर मांस को पचा सकता है तो आपका आमाशय भी तो उसी चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है, उसको भी गला सकता है, पचा सकता है। तो क्यों नहीं पचाता है? तो बस यही स्नेह की वजह से, यानी कि यही सलेस्मा की वजह से। सलेस्मा लिखा हुआ है, सलेस्मा है ये, यही सलेस्मा की वजह से। सलेस्मा की परत चारों तरफ क्या हो जाती है? पैक कर देती है, भोजन को एकदम चिकना बना देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां पर ये इसकी सतह पर चारों तरफ ये एक परत बना देती है, एकदम चिकना परत होता है, और भोजन आराम से नीचे निकल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में पाचन मुख्य 5 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन को, है ना, मुख में लेने की क्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद भोजन पचता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है झिल्ली के द्वारा,
वो सब पचे हुए भोजन को क्या कर लेना, रक्त में मिला देना, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, हर एक ऊतक तक पहुंचा देना, और मलोत्सर्जन, जो बच गया वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाना। अब शुरुआत में देखते हैं पाचन। देखिए भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यहीं से जो भी हम खाना खाते हैं यहीं से ही हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और खास तौर पे मुख में औषधियों का पाचन होता है, और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, ये यौला जो है भोजन को मार्ग देता है। ये यौला जो है भोजन को क्या करता है, मार्ग देने में सहायक होता है, भोजन को मार्ग देने में मदद करती है। रात में यौला की लंबाई बढ़ जाने के कारण व्यक्ति क्या करता है, खर्राटे लेता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग रात को सोते हैं तो ये यौला जो है ना, ये लटकेगा और यहाँ पे नासिका यानी कि नाक को बंद कर लेगा। जब जैसे हम लोग इस तरह से सोएंगे तो नाक को क्या करता है, बंद कर देता है। जनरली सब में ऐसा नहीं होता है कि टॉन्सिल बढ़ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग खर्राटे लेते हैं तो रात में इसकी लंबाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जैसे ही नाक के पास ये सटेगा तो खर 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 का आवाज आएगा। नेक्स्ट अगला है लार ग्रंथि। ठीक है, मनुष्य में कुल मिला के 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। एक तो यहां पे पाया जाता है कान के पास, यहां पे सबसे बड़ी लार ग्रंथि, इसको कहते हैं पैरोटीड लार ग्रंथि। इसका नाम है पैरोटीड लार ग्रंथि। ठीक है, इसका नाम है सबलैंगुअल। ठीक है, तो मुख में लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। देखिए मुख्य रूप से यही आपका इंपॉर्टेंट है, पैरोटीड, यही से इसी के बारे में पूछता भी है। ये लार ग्रंथि में कभी कभी क्या होता है, सूजन आ जाता है बच्चों में, तो देखिएगा ये थोड़ा सा फूल जाता है, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे गलसुआ रोग कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होगा, मम्प्स, गलसुआ रोग। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा भी कि गलसुआ रोग में है ना, कौन सा शरीर का अंग जो है, कौन गलसुआ रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि प्रभावित होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सूजन आ जाता है, काफी फूल जाता है। पैरोटीड लार ग्रंथि कहां होता है, कान के पास होता है। ठीक है, देखिए पैरोटीड ग्रंथि में पैरामाइक्सो वायरस के संक्रमण के कारण गलसुआ रोग हो जाता है। ठीक है, अब पैरोटीड लार ग्रंथि कहां होता है, यह ग्रंथि कान के ठीक नीचे स्थित होता है तथा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपसे पूछा कि कितनी लार ग्रंथि कितना होता है, तो कुल मिला के देखिए एक तरफ 3 एक तरफ 3, तो कुल मिला के कितना हुआ 6। मतलब आप कह सकते हैं 3 जोड़ी होता है, कुल मिला के 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। तो मुख में लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार का स्राव होता है। ग्रंथि, अब एक यहाँ पे एक नया वर्ड मिला आपको, ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या है, तो ग्रंथि आपके शरीर का वह अंग है जिससे कुछ पदार्थों का स्राव होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए आंसू का स्राव होता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड है। आपका पसीना का स्राव होता है ना, स्वीट पोर है, वहां से पसीना का स्राव होता है। ठीक है, तो ग्रंथि क्या होता है, जिस अंग से किसी पदार्थ का स्राव होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब आते हैं कि इसी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। ठीक है, तो हम अभी एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि यही भोजन को पचाएगा। हार्मोन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यह एक तरह का जैव उत्प्रेरक होता है। कल के क्लास में भी हम बताए थे कि ये जो एंजाइम क्या होते हैं, अपने आप में विशिष्ट होते हैं, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं पूरा। जैसे एंजाइम के बारे में बताया था, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, बस लाइपेज का काम केवल और केवल वसा का पाचन करना होता है। ट्रिप्सिन का काम केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करना होता है। ठीक है, इसीलिए एंजाइम अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कल भी बताए थे। यह एक तरह का क्या होता है, जैव उत्प्रेरक। आपको बताया था कि जैव उत्प्रेरक एंजाइम 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे वो धनात्मक हुआ,
और जो भी क्रिया की दर को क्या कर दे, घटा दे, वो ऋणात्मक हुआ। जो भोजन 2 से 3 दिन में पचने लायक है उसे 2 से 4 घंटे में पचाता है। कौन पचाता है? एंजाइम ही पचाता है। इसी के मदद से हमारा भोजन पचता है। ये क्या करती है? क्रिया गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइम कहते हैं। यानी कि साफ है कि जो भोजन 2 से 4 दिन में पचने वाला था, एंजाइम की सहायता से 3 से 4 घंटे में पच जाते हैं। अब लार ग्रंथियां देख लेते हैं। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, और पीएच कितना होता है? 6.8। 6.8 इसका पीएच होता है ना। मनुष्य में लार प्रतिदिन कितना बनता है? करीब 1.5 लीटर तो आपका लार ही बनता है, 1.5 से 2 लीटर। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जितने ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, कि जब तक आपके शरीर में पानी नहीं होगा लार ग्रंथि बनाएगा कहां से? तो 1.5 से 2 लीटर आपका क्या बनता है? लार बनता है। आप आगे पढ़िएगा जठर रस, वो भी करीब 1.5 से 2 लीटर बन जाता है। फिर उसके बाद आंतरिक रस देखिएगा, वो भी करीब 1 से 1.5 लीटर बन जाता है। तो एंजाइम के लिए ही कुल मिला के देखा जाए तो 5 से 6 लीटर चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर भी कहता है कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए आप। अधिकांश स्तनधारियों में इसकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, जो कि हम ऊपर भी दिखाए थे। देखिए यह है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है? छोटा, 2। सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि, बड़ा होती है। कुल मिला के कितनी जोड़ी होती है इसकी? 3 जोड़ी। यही है पैरोटिड लार ग्रंथि। अब थोड़ा सा लार ग्रंथि से है ना क्या निकलता है? स्लाइवा। स्लाइवा का मतलब हुआ लार। ठीक है। लार में 99% तो खाली पानी होता है, 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो पहला है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम और टाइलिन। अच्छा, लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। जो भी हम खाना खाते हैं, कोई भी जैसे फल खाएं, तो कोई भी फल हो, अगर सेव ही अगर आप लेते हैं तो वायुमंडल से निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बैठे होंगे। जब आप काटेंगे तो बैक्टीरिया भी अंदर जाएगा। उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। इसलिए कहा जाता है कि सलाइवा में पहले कम से कम 32 बार किसी भी भोजन को चबाइए। ये हम नहीं, डॉक्टर कहता है। ऐसे आज के डेट में कौन इतना चबाता है? 1 बार काटे, 2 बार 4 बार चबाएं, उसके बाद सीधा अंदर। ऐसे सब लोग करता है। 32 बार नियम है, तो कौन नियम का पालन करेगा? 32 बार चबाना है। ठीक है, ताकि सलाइवा पूरा उसमें मिल जाए और बैक्टीरिया को नष्ट कर दे, है ना। पूछेगा आपको कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। ये इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देना। किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके आंख में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसमें आंख में। ठीक है, जो आंख में नहीं, एक्चुअली आंसू में। आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। देखिए, कुछ भी आपके आंख में पड़ेगा तो आंख से आंसू निकलने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बैक्टीरिया जो भी है, बैक्टीरिया वायरस, वो मर जाएगा। और कहां पाया जाता है? तो गाय के मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? ठीक है, तो आपका आंसू तो हो ही गया, गाय के मूत्र बता चुके हैं, और आपका आंसू हो गया लार। लार में तो हो ही गया लाइसोजाइम एंजाइम। लार में, गोमूत्र में, और तीसरा हो गया आंसू, इसमें भी। ठीक है, पहले के लोग आंगन में गाय और गोबर, ठीक है, गाय का मूत्र और गोबर से क्या करते थे? लिखते थे। ठीक है, शायद समझ गए होंगे कि इससे क्या होता होगा। दूसरा कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? जो भी आप भोजन करेंगे तो भोजन में निश्चित तौर पर क्या होता होगा? स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्च हम कल भी बताए थे, ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, और इसको छोटा छोटा अणु में तोड़ेगा। ये क्या हो गया? माल्टोज। और ये एकदम एक अणु में टूटेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लूकोज। तो इस रूप से इस रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट को किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो टाइलिन करता है।
टाइलिन का काम है, ठीक है। और इमाइलेज एम एंजाइम क्या करता है, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखा जाए तो मुख में ही आंशिक रूप से पाचन किसका हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आंशिक रूप में होता है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए बता चुके हैं। अब देखिए जितना भी विषैला सर्प है यही है पैराटीड ग्रंथि, पैराटीड ग्रंथि, यही जो है 20 ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाता है। विषैले सर्प में यही पैराटीड ग्रंथि जो है जिससे लार निकलता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका 20 ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके से जाएगा और ये आपका दांत हो गया, ये दांत। तो यहाँ पे दांत का डायग्राम बनाए हुए हैं, देखिए यही से बेमन आता है, बेमन मतलब हुआ 20 आएगा और यहाँ पे है देखिए 20, ठीक है। ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ये देखिए इस तरह से। तो विषैले सर्प में पैराटीड ग्रंथि ही 20 ग्रंथि में रूपांतरित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सांप का विष भी लार की तरह होता है जिसे बेमन कहा जाता है। बेमन को नष्ट करने के लिए एंटी बेमन, ठीक है, एंटी बेमन दवा दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं, सांप के शरीर में स्टर्नम बोन नहीं होता है। स्टर्नम ये वाला जबड़ा का हड्डी स्टर्नम बोन है ना, ये होता ही नहीं है, इसलिए सांप का मुंह जो है काफी खुल जाता है, इसे इसका पूरा मुख खुल जाता है। यहाँ पे हम लोग का स्टर्नम बोन होता है जो कि एक निश्चित मात्रा में ही खुलेगा, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। अगला है सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सब मेंडिबुलर लार ग्रंथि। तो सबलिंगुअल कहाँ होता है, जीभ के नीचे, और जीभ के और जबड़े के बीच में यहाँ पे जो होता है सब मेंडिबुलर लार ग्रंथि होता है, या जबड़ों के बीच में स्थित लार ग्रंथि होती है। ये दोनों से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछेगा तो पैराटीड लार ग्रंथि से ही पूछेगा। आपके शरीर का सबसे बड़ा लार ग्रंथि है जो कि कहाँ पे होती है, कान के पास होती है। इसी में इंफेक्शन फैलने की वजह से क्या होता है, गलसुआ नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, लार में 2 प्रकार के एंजाइम, ठीक है। टाइलिन तो बता दिए हैं, यह भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच कितना होता है, ये 6.8 पीएच पर ही काम करेगा, इससे ज्यादा पीएच पर है ना, जैसे ही इसे कम पीएच होगा ये काम ही नहीं करेगा, पीएच पर काम करता है। और स्टार्च कितने परसेंट भाग का, 30% भाग का पाचन करता है। और एक और एंजाइम होता है माल्टोज, और यही माल्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मुख में पोषक तत्वों का अवशोषण क्रिया नहीं होती है, बल्कि अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, आंत में होती है। मुख में केवल पचेगा, अवशोषण कहाँ होता है, आंत में होगा, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम किसका पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज, यह माल्टोज शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा आपको हम बता चुके हैं लाइसोजाइम, यह लार में मिलने वाला एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए यह एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक जो जीवाणुओं को मार दे। इसकी सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है, गौमूत्र में होती है। आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मुख को हमें मौजूद भोजन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। बोलस कैसा होता है, तो लस लसा पदार्थ होता है, यानी कि अभी तो भोजन हुआ, जैसे प्लेट में रखा हुआ है तो ये भोजन हुआ, ये आम हो गया, अमरूद हुआ, जो भी एक भोजन हुआ, जैसे मुंह में गया और सलाइवा के साथ मिला और पिसा, लार उसमें मिल गया, तब इसको क्या कहते हैं, बोलस। तो ध्यान रखिएगा, मुख के भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलस कहते हैं। फिर वो भोजन नहीं रहा, वो हो गया बोलस। एक ऐसा पदार्थ है, लसलसा पदार्थ होता है। कुछ ये चीज आपको याद रखना होगा, जैसे चाय में क्या पाया जाता है, थीन, कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। ये सब के सब उत्प्रेरक पदार्थ है। और सुपारी में क्या पाया जाता है, आइसोप्रेनलिन। ये जो देखिए दो जो आपको दिखा है लास्ट का, एक है निकोटीन और एक दिखा है आइसोप्रेनलिन।
इसका काम क्या है? ये सभी उत्प्रेरक पदार्थ है और ये दोनों क्या करता है? मुख का कैंसर लेके आता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और सुपारी में आइसोप्रेनलीन पाया जाता है। ये दोनों क्या करता है? मुख का कैंसर। इन्हीं दोनों की वजह से मुख का कैंसर होता है। ये भी बता चुके हैं कि लार में 99% क्या होता है? जल होता है। लार का एक और काम, दांतों को सुरक्षित प्रदान करता है, भोजन को चिकना बनाने में सहायक होता है, लार का काम। ठीक है, इसका पीएच ध्यान रखिएगा, जैसे लार का पीएच 5.5 है, इससे कम होगा तो मुख से दुर्गंध आने लगेगा। ठीक है, और ज्यादा अगर पीएच कम हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है दांतों को। दांत जो है क्षरण होने लगेगा, खुड़हड़ जिसको कहते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, दांत में खुड़हड़ होने लगेगा।